हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं कृष्णा कुशवाहा आज आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही रहे होंगे, टॉपिक का नाम है इंडियन सॉइल्स या भारत की मिट्टियां। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम भारत की मृदा के उस रोमांचकारी सफ़र की ओर चल देंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से, साथ ही साथ कृषि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो कैसे हमारे किसान भाई मृदा की स्थिति परिस्थिति को, उसमें उपस्थित पोषक तत्व को देखकर कृषि करते हैं, कैसे भारत की मिट्टी की प्रॉपर्टी है, किस प्रकार के संरचना स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है इंडियन सॉइल, और इंडियन सॉइल कितने प्रकार की है, किस तरीके से ICAR ने इसको क्लासिफाइड किया हुआ है, ये सब बातें इस टॉपिक में हमें जाननी है। बेसिकली इस टॉपिक में मैं आपको मृदा के संबंध में भारत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स कौन कौन सी हैं भारत में, उनके बारे में ज़्यादा फोकस करने वाला हूं, क्योंकि इसी का एक पहला जो हमारा वीडियो है वो विशेष तौर पर मृदा के गठन, उसके स्ट्रक्चर और उसके हॉरिजॉन से रिलेटेड है, तो उसको भी आप देखिएगा। ये वाला जो हमारा वीडियो है ये विशेष तौर पर मृदा के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं। तो देखिएगा, भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं उनके वर्गीकरण से संबंधित पहली हम बात करेंगे ICAR के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होती है कि वास्तव में सॉइल क्या होती है, मृदा क्या होती है। सब बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मृदा क्या है, किस प्रकार से निर्मित हुई है या किस चीज़ को हम मृदा कहते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मृदा जो होती है, ये इसको अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो मृदा एक लैटिन भाषा के शब्द, कौन सी भाषा के शब्द बेटा, लैटिन भाषा के शब्द सोलम, SOLUM, सोलम से मिलकर बनी हुई है। लैटिन भाषा में एक शब्द है सोलम, उससे मिलकर बना हुआ है, उससे ही मिलकर हमारा ये जो शब्द है मृदा बना हुआ है सोलम से। इस सोलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसको समझिए। सोलम का अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। क्या होता है? फर्श या फ्लोर होता है। अब आप समझ ही रहे होंगे फर्श का मतलब क्या होता है। फर्श का मतलब होता है ऊपरी सतह। तो पृथ्वी की वह ऊपरी सतह, पृथ्वी की वह ऊपरी सतह जो सामान्य तौर पर विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है, या मैं ऐसा कहूँ पृथ्वी की वह सबसे ऊपरी परत जो सामान्य तौर पर हमें जीवन प्रदान करती है, मृदा कहलाती है। अब उसमें भी मैं बहुत सारी बातें ऐड करूँगा या इसकी परिभाषा को और चेंज करूँगा, तो कहूँगा कि पृथ्वी या भूपर पट्टी की, क्या बोल रहा हूँ मैं, पृथ्वी या भूपर पट्टी की। तो पृथ्वी में भूपर पट्टी आप समझ ही रहे होंगे। भूपर पट्टी का मतलब क्या होता है? क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की। तो क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग, क्रस्ट का वह सबसे ऊपरी भाग, वह अपर मोस्ट पार्ट जो विशेष तौर पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, मृदा कहलाता है। क्या समझे आप? मृदा वास्तव में हमारी भूपर पट्टी का सबसे ऊपरी भाग है जो किससे मिलकर बना हुआ है? विभिन्न प्रकार के कार्बनिक, इनको अपन जैविक भी कह देते हैं या अकार्बनिक या अजैविक भी कह देते हैं, और ऐसे तत्वों से मिलकर, ऐसे तत्वों से के गठन से, इनकी स्ट्रक्चर से जो ऊपरी परत बन गई है, जो उसका फर्श बन गया है, जो फ्लोर बन गया है, जो सोलम बन गया है, उसी को क्या कहते हैं? हम मृदा कह देते हैं। तो आप लोग आई होप समझ पा रहे हैं कि मृदा क्या है। अब मैं यहाँ पर दो शब्द यूज किए मैंने, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्व कौन कौन से होते हैं जो मृदा में उपस्थित हैं? तो मैं अगर कार्बनिक तत्वों की बात करूं जो मृदा में उपस्थित हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे ये इनको अपन क्या बोलते हैं? जैविक तत्व भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? जैविक तत्व। तो जैविक तत्व मतलब जीवधारियों के अवशेष, सड़े गले मृत पदार्थ, पेड़ पौधे की पत्तियां, उनके अवशेष। तो सभी प्रकार के जितने भी जैविक पदार्थ हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है वो सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ, और ये मृदा में उपस्थित हैं। इसलिए मृदा के संगठन में कार्बनिक या ऑर्गेनिक पदार्थ भी उपस्थित है। दूसरा मैं कह रहा हूं अकार्बनिक। क्या बोल रहा हूं बेटा? अकार्बनिक। तो अकार्बनिक की अब भी मैं बात करता हूं तो अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक कौन से हो जाएंगे? तो इनको अपन एक और शब्द बोलते हैं, अजैविक भी कहते हैं। अजैविक मतलब जो कार्बन के बिना है अकार्बनिक है, जो जीव के बिना है वो अजैविक है।
यानी इसमें क्या क्या है, तो देखिए आप, हम देखते हैं हमारी मृदा में आयरन भी है, एल्यूमिनियम भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और भी सारे बहुत सारे पोटास भी है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी है, सारे प्रकार के कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। इनसे मिलकर भी हमारी मृदा बनती है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत जिसमें कार्बनिक तत्व मौजूद हैं, विद्यमान है, जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें जीवन की संभावना है, वो मृदा है, ये समझ लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेन जो मुद्दा है आज का, या मेन जो टॉपिक है वो क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, या इसी को कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके माध्यम से या इसने भारत में क्लासिफिकेशन किया है मिट्टियों का कुल 8 प्रकार से। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। यानी ICAR के द्वारा भारत में मिट्टियों का क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है अलग अलग स्थानों पर, और ये कुल मिलाकर कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। आप बोर्ड पर देख ही रहे होंगे ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं। अगर इनको देखें तो सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी। पहला प्रकार क्या है, पहला क्लासिफिकेशन क्या है? जलोढ़ मृदा। ये कैसी मृदा है, या इसी को एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा कह देते हैं, पहली मृदा है। दूसरी मृदा है ब्लैक सॉइल या काली मृदा। तीसरी मृदा है लाल पीली या रेड एंड येलो सॉइल, इसके बारे में भी देख लेंगे हम। इसके बाद लैटेराइट मिट्टी, नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो नेक्स्ट प्रकार है, नेक्स्ट वर्गीकरण है लैटेराइट सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट मरुस्थलीय मिट्टी या डेजर्ट सॉइल। इसके बाद क्षारीय मृदा या एल्कलाइन सॉइल। इसके बाद पीटमय या इसको जैविक मृदा कहते हैं, या पैटी सॉइल। और उसके बाद है वनीय मृदा या पर्वतीय मृदा भी कहते हैं, फॉरेस्ट सॉइल। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ICAR ने भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आइए एक एक करके हम मृदा को समझ लेते हैं, किस प्रकार की उसकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, और भारत में ये मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 8 प्रकार की मृदा भारत में अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। अगर आप देख पा रहे हैं तो भारत में अलग अलग स्थानों पर ये 8 प्रकार की मृदा उपस्थित है। आप देखिए जरा, अगर इस डायग्राम को आप देख रहे हैं तो जलोढ़ मृदा पहला है। इसमें जलोढ़ मृदा आप देख रहे हैं, कौन सा क्षेत्र जलोढ़ का, तो जितना भी ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है ये सब का सब क्या है, जलोढ़ वाला एरिया है। ये वाला, सॉरी माफ कीजिएगा, ये वाला जो ब्लू वाला एरिया है ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, आप देख ही रहे होंगे, जलोढ़िया कॉप मिट्टी भी इसको कहते हैं, उसका एरिया है। अब ये क्यों यहाँ पर एरिया बन गया, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। इसके बाद ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय मिट्टी का, ये पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है, ये लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है। इसके अलावा जो दलदली पैटी सॉइल भी इसमें ऐड है, उसके बारे में भी अपन इसमें देख लेंगे। तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदाएं मिलती हैं, जिसका कारण भी हम समझेंगे, और ये मृदा यहाँ पर क्यों बन गई है, क्यों उपस्थित हैं, ये भी हम समझ पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की जब भी मैं बात करता हूँ तो इसको अपन कॉप मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं, कई नामों से जानी जाती है। अब इसका अगर हम देखें जलोढ़ मृदा का निर्माण या इसकी फिजियोलॉजी को समझे सामान्य तौर पर, तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर लिखा भी है, जलोढ़ मिट्टी सामान्य तौर पर मैदानी भागों में पाई जाती है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की नदियाँ या कह सकते हैं उनके तटवर्ती इलाके विद्यमान होते हैं, मौजूद होते हैं। जलोढ़ मृदा सामान्य तौर पर नदियों के द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है। अब ये आपको समझना होगा कि अपरदित पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए, प्रत्येक नदी अपनी अलग अलग अवस्थाओं के दौरान, जब नदी का कहीं स्रोत से उद्गम होता है तो नदी तेज गति से बहते हुए विभिन्न प्रकार के अवसादों को, सेडिमेंट्स को अपने साथ लेकर चलती है। इन अवसादों में बालू, बजरी, रेत, ठीक है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मिट्टी के तत्व, कण, जैविक अजैविक सभी प्रकार के तत्व होते हैं। ये सब के सब तत्व अपरदित होते हैं। ये सब के सब तत्व कहीं ना कहीं अपक्षय से, यानी चट्टानों के टूटे हुए भागों से वहाँ से निकले हुए हैं, और नदी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान क्या किए जा रहे हैं, स्थानांतरित किए जा रहे हैं। तो ये सभी के सभी अवसाद नदी एक स्थान से लाती है और दूसरे स्थान पर क्या कर देती है, उसको निक्षेपित कर देती है, उनको एक दूसरे स्थान पर फैला देती है। तो कुल मिलाकर नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अपरदित पदार्थों से जिस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है उसी को अपन जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी या कॉप मिट्टी कह देते हैं। दोमट का मतलब होता है दो मिट्टियों का मिश्रण,
दो मिट्टियों का सामान्य मिश्रण। तो ये मिट्टी भी विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण है, इसलिए इसको दोमट भी कह देते हैं। इसके अलावा इसको देखिए क्या लिखा है, बाढ़ के मैदान में कॉप को स्थानीय रूप से खादर और अन्य भागों में अगर बात करें पुरानी कॉप को सामान्य तौर पर बांगर कहते हैं। अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। देखिए, हम जब भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश पढ़ते हैं, तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम, उत्तर के विशाल मैदान एक पार्ट है हमारे भारत का। उत्तर के विशाल मैदानों को अगर हम डायग्राम से देखें तो आप देख पाओगे, ये वाला जो भाग आपको मैं बता रहा हूँ जलोढ़ मृदा, जहाँ जहाँ आप देख पा रहे हो ये ब्लू रंग से, यहाँ पर ये पूरा का पूरा भाग बेटा उत्तर के विशाल मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉर्दर्न जो हमारे प्लेन्स हैं, या कहें हम उत्तर के जो विशाल मैदान हैं, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सिंधु, सतलज और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, ये सभी की सभी नदियाँ आपस में विभिन्न प्रकार के क्या लाती हैं, अवसाद लाती हैं और इन क्षेत्रों में बिछा देती हैं और मैदानों का निर्माण करती हैं। उत्तर के विशाल मैदानों में जब नदियाँ इस प्रकार की मिट्टी को बहा कर लाती हैं तो इनके कुछ लोकल्स नाम होते हैं। जैसे मैं कहूँ एक शब्द होता है क्या, बांगर। कौन सा शब्द है बेटा? बांगर। ये जो बांगर शब्द है ये वास्तव में पुरानी जलोढ़ को कहते हैं। तो ऐसे इलाके जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, वहां पर सामान्य तौर पर नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण हो नहीं पाता है। इसीलिए ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं जाएगा, वहां पर जिस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा उसे क्या बोल देते हैं हम, बांगर कहते हैं। तो बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र या मिट्टी को बांगर कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को। जबकि खादर जो क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र बेटा? खादर। ये नवीन जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र होता है खादर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है और नए नए प्रकार की मृदा और पोषक तत्व लाता है, इसलिए खादर क्षेत्र कौन सा हो जाता है? जो नवीन प्रकार का है। अब यहाँ पर एक और चीज समझ लो, बांगर क्षेत्र में इसलिए पानी नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि ये उठा हुआ भाग है, टीलानुमा भाग है, इसलिए प्रतिवर्ष बाढ़ तो आती है लेकिन उस उठे हुए भाग में नहीं पहुंच पाती। इसलिए क्या होता है, बांगर क्षेत्र में नवीन मृदा पहुंच नहीं पाएगी हर साल, तो पुरानी मृदा ही रह जाएगी, इसलिए बांगर क्षेत्र। जबकि खादर क्षेत्र सामान्य तौर पर ढलान वाले क्षेत्र हैं, धसे हुए इलाके हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रति वर्ष बाढ़ का पानी जाता है, स्थल से इनकी ऊंचाई ज़्यादा है नहीं, इसीलिए सामान्य तौर पर नवीन जलोढ़ यहाँ पहुँच जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की है, उत्तर के मैदानों में बांगर और खादर के नाम से जानी जाती है। इस मृदा में पोषक तत्व देखें अगर, तो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं। पोटेशियम और कैल्शियम की इसमें प्रचुरता है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। मैं आपको बता दूं, भारत में जितनी भी मिट्टियां हैं उन सभी में विशेष तौर पर अधिकांश मिट्टियों में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब इसमें सामान्य तौर पर हम देख पा रहे हैं भारत में जब भी जिस भी मिट्टी में चूंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस या ह्यूमस की कमी है, इसलिए हमें ज़्यादातर ऐसे ही उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है जो इस कमी को दूर करें। इसलिए भारत की सारी मृदाओं में हमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी मिलेगी। अब यहाँ पर एक शब्द आता है ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस एक गाढ़े काले रंग का पदार्थ होता है जो विभिन्न प्रकार के जैविक तत्वों से मिलकर बना होता है। जैविक तत्व ही ह्यूमस का निर्माण करते हैं। यानी आप ये मान लो किसी मृदा में अधिकांश जैविक तत्व हैं तो गाढ़े काले रंग का एक पदार्थ उसमें उत्पन्न हो जाता है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। ये उपजाऊपन को बढ़ाने में विशेष योगदान देता है। अब हम देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलों की कृषि की जाती है। तो देखिए, धान है, गेहूं है, तिलहन है, गन्ना है, दलहन है। तो ये सब की सब अगर बात करें कृषि इसमें की जा रही है, सभी की सभी फसलों को इसमें उगाया जा रहा है। तो जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूं, तिलहन, गन्ना, दलहन आदि के लिए जानी जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके अलावा अगर देखें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और हमारे अन्य मध्य प्रदेश के ऊपरी भागों में ये पूरा का पूरा भाग हम देखते हैं। खासकर पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र, यहाँ पर सब जगह क्या पाई जाती है? जलोढ़ और दोमट मिट्टी, जिसको कॉप मिट्टी भी कहते हैं, पाई जाती है। तो किस प्रकार से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये हो जाता है। नेक्स्ट जो मिट्टी है हमारी, अभी देखिए इसमें मैंने एक डायग्राम भी डाला हुआ है आपको। तो इस तरीके से हमारी ये जलोढ़ मृदा दिखाई देती है, आप सभी देख रहे होंगे। इसमें इस तरीके से कृषि की जाती है। कई डायग्राम्स हो सकते हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम डाला है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरी मृदा है लाल मृदा।
अब यहाँ पर एक प्रश्न और बता देता हूँ, साथ साथ मेरे दिमाग में चल रहा है कि पूछा जाता है प्रश्न कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आपको बता दूं, जलोढ़ मृदा का प्रतिशत या कहें हम एलुवियल सॉइल का प्रतिशत भारत में 40% से भी अधिक है। यानी मैं कहूं इसमें कि एक्चुअल इसका परसेंटेज 43.7% भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, जलोढ़ मृदा। उसके बाद जो मिट्टी पाई जा रही है वो कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है या लाल मिट्टी भी कहते हैं। ये लगभग 18% के आसपास पाई जाती है दूसरे नंबर पर, इसीलिए मैंने सीक्वेंस में लाल मिट्टी को रखा हुआ है। तो पहले नंबर पर कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ पाई जाती है, और दूसरे नंबर पर लाल पीली मिट्टी या लाल मिट्टी पाई जाती है। अब लाल पीली मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण है ये विशेष तौर पर किस रूप में हुआ है, तो इसकी फिजियोलॉजी को अगर समझें हम तो सामान्य तौर पर आयरन के ऑक्साइड्स की अधिकता जब मिट्टी में बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, आयरन के ऑक्साइड्स की अधिकता जब मिट्टी में, आयरन या कहें हम लोहे के ऑक्साइड जब मिट्टी में अधिक मात्रा में बनने लगते हैं तो मृदा का रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। तो सामान्य तौर पर मृदा का रंग लाल कैसे हो रहा है, आयरन के ऑक्साइड की अधिकता के कारण। अगर इसमें देखें तो तीसरा पॉइंट अगर देख पाओगे तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आयरन के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ये मृदा सामान्य तौर पर ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानों के विखंडन और वियोजन यानी अपक्षय से बनी है, वेदरिंग से बनी हुई है। इसके अलावा भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में ये व्यापक पैमाने पर पाई जाती है। सामान्य तौर पर इन्हीं स्थानों पर ग्रेनाइट और नीस चट्टानें हैं जो अपर्दित होकर किस में बदल गई हैं, लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी में बदल गई हैं। इसके अलावा इस मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो लोहे के तत्व भी हैं, एल्यूमिनियम भी है, अधिक पाए जाते हैं। किंतु देखिए वही लिखा हुआ है जीवाश्म यानी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या है, कमी है। मैंने कहा था भारत की हर मिट्टी में ये विशेषता है कि लोहे के ऑक्साइड उपस्थित है, एल्यूमिनियम उपस्थित है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या है, कमी है, इसलिए उर्वरक डालने पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, ये अत्यधिक निक्षालित मिट्टी है, यानी इसका निक्षालन बहुत अधिक होता है। जब भी बरसात होती है तो ये मिट्टी ज़्यादातर बह जाती है, निक्षालन हो जाता है, ऊपरी परत इसकी हट जाती है। इसके अलावा अगर कृषि देखें तो इसमें मोटे अनाज यानी बाजरे जैसी कृषि की जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखें तो रीवा और बघेलखंड का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। सामान्य तौर पर मोटे अनाजों के अलावा गेहूं अगर बात करें धान या चावल की कृषि भी यहाँ पर की जाती है। भारत में अगर देखें तो उड़ीसा वाले राज्यों में, पश्चिम बंगाल वाले राज्यों में और तटवर्ती जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है जहाँ जहाँ लाल मिट्टी है वहाँ पर धान की कृषि या चावल की कृषि की जाती है। चलिए, तो लाल पीली मिट्टी के बारे में या लाल मिट्टी के बारे में हमने समझा। इसका एक डायग्राम मैंने इसमें डाल दिया है आपको। लाल मिट्टी इस तरीके से होती है, ऐसे आपने देखी होगी आपके खेतों में, अगर जिस इलाके में रेड मिट्टी पाई जाती है उन सब ने देखा होगा कि किस तरीके से रेड मिट्टी होती है और उसमें किस प्रकार से कृषि की जाती है। तीसरी मिट्टी अगर बात करें सीक्वेंस में तो काली मिट्टी है या ब्लैक सॉइल है। यह भारत में सामान्य तौर पर अगर हम देखें सीक्वेंस में तो लगभग 15% इलाके में यही मिट्टी पाई जाती है। भारत के 15.समथिंग% है, लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ, 15% के क्षेत्र पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पर इसकी फिजियोलॉजी समझें अगर, तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है उसको समझिए। काली मिट्टी भारत में सामान्य तौर पर दक्कन के पठार के आसपास के क्षेत्रों में निर्मित हुई है। और दक्कन का पठार अगर देखें तो उसको दक्कन ट्रैप कहते हैं। इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन या कहें हम ज्वालामुखी के उद्भेदन की प्रक्रियाओं के माध्यम से, ज्वालामुखी के कहीं ना कहीं फटने के कारण निकले मैग्मा जो निकला लावा के फॉर्म में, ये निरंतर उस इलाके में क्या होता रहा, फैलता रहा। कई वर्षों तक ऐसी प्रक्रिया चलती रही तो परत दर परत हम देखते हैं कि बेसाल्ट रॉक का निर्माण हो गया। और आपको यहाँ पर बता दूं कि बेसाल्ट रॉक कैसे बनती हैं, ये बाह्य आग्नेय हैं, ये सामान्य तौर पर जो है कैसे बन जाती हैं, ये बन जाती हैं
मैग्मा के ठंडा होने से, लावा के सतह पर ठंडे होने से। और इन बेसाल्ट रॉक का जब क्या होता है बेटा, अपर्दन होता है, तो यही बन जाती है कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से। और कौन सी बेसाल्ट रॉक, जो लावा के ठंडे होने से बनी हुई है, बाह्य आग्नेय है, इसलिए बाह्य आग्नेय बेसाल्ट रॉक का अपर्दन होता है तो काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ब्लैक सॉइल की अगर बात करें या कहें कि भारत में कहां पाई जाती है ब्लैक सॉइल, तो आप देख रहे होंगे भारत में दक्कन का जो क्षेत्र है, या दक्कन का जिसको अपन पठार कहते हैं, विशेष तौर पर गुजरात का पश्चिमी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र का उत्तरी और अधिकांश उत्तर पूर्वी भाग, या जिसको अपन दक्कन की भूमि कह देते हैं, तेलंगाना का पश्चिमी भाग ले लेते हैं, कर्नाटक का कुछ उत्तरी भाग ले लेते हैं, या पूरा का पूरा क्षेत्र। अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊं तो आप देखिएगा, जो डायग्राम था हमारा सबसे पहले, उसमें हम देख रहे थे, इसमें देखिए जा, ये वाला क्षेत्र काली मिट्टी वाला क्षेत्र, ये देख रहे हैं आप, ये काली मिट्टी का पूरा क्षेत्र, जिसमें गुजरात का कुछ पूर्वी इलाका आता है, मध्य प्रदेश का दक्षिणी इलाका आता है, महाराष्ट्र के पठार का ज़्यादातर इलाका आता है, कुछ कर्नाटक का उत्तरी भाग, कुछ तेलंगाना का पश्चिमी भाग इसमें शामिल हो जाता है। ये काली भूमि का हमारे या काली मिट्टी का क्षेत्र है सामान्य तौर पर। तो काली मिट्टी का निर्माण समझ गए आप कैसे हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से। इसको अपन बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से चूंकि इसका निर्माण हुआ है, तो इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, काली मिट्टी तो कहते ही है, इसके अलावा एक और नाम है इसका, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, या इसका लोकल में नाम रेगुर है। तो याद रखना, कपास की कृषि के कारण इसको कपासी मिट्टी कहते हैं, लेकिन इसका एक लोकल नाम भी है रेगुड़, या रेगुर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुर। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि रेगुर किसे कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप समझ ही पा रहे हैं। देखिए, काली मिट्टी का जो विकास क्षेत्र है, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये देखिए दक्कन की भूमि में अपक्षय के कारण हुआ है। किसके अपक्षय के कारण, बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, यही बताया मैंने। स्थानीय रूप से रेगुर या काली कपासी मिट्टी कहलाती है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चरनोजम के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये क्या है, एक चरनोजम है। तो चरनोजम हो, चाहे रेगुर हो, चाहे कपासी हो, सब ब्लैक सॉइल का ही अलग अलग नाम है। फिर कहते हैं हम कि ये मिट्टियां, इन मिट्टियों में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो लौह तत्व है, कैल्शियम है, पोटास है, एल्यूमिनियम है, और अगर हम देखें मैग्नीशियम कार्बोनेट भी उपस्थित होता है, यानी अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन वही बात फिर आगे देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ इसमें बहुत कम या अनुपस्थित होते हैं, इनकी कमी पाई जाती है। इसी कारण से हमें एनपीके उर्वरक डालने पड़ जाते हैं। एक और बस में बात लिखी हुई कि यह मिट्टी जब इसमें पानी डालते हैं तो चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, यही बात इसमें यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा कौन कौन सी फसलों की इसमें कृषि की जाती है, तो आपको मैंने बताया ही है कि ये कौन सी मिट्टी है, कपासी मिट्टी है, यानी कपास की कृषि इसमें की जाती है। इसके अलावा गेहूं, सोयाबीन, मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो गेहूं, सोयाबीन सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। इसके अलावा दलहन, तिलहन, मोटे अनाज आदि की कृषि इसमें की जाती है। तो ये ब्लैक सॉइल थी। नेक्स्ट जो सॉइल है हमारी, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारी सॉइल है वो लैटेराइट सॉइल है, चौथे नंबर की सॉइल है। लैटेराइट सॉइल की बात करें तो लैटेराइट सॉइल का निर्माण भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मृदा भी सामान्य तौर पर एक अपक्षय की ही एक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें सामान्य तौर पर ये चट्टानों का टूटा हुआ भाग ही होती है, लेकिन इसमें विशेष तौर पर कुछ पोषक तत्वों की या कहें हम रासायनिक तत्वों की अधिक मात्रा हो जाने से ये मिट्टी जो है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर युक्त अलग प्रकार की मृदा में बदल जाती है, जिसको हम लैटेराइट कहते हैं। कुछ इस तरीके से दिखती है, अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, देखो इस तरीके से होती है लैटेराइट सॉइल, थोड़ी सी रेडिश भी है, थोड़ी सी कंकड़ पत्थर से युक्त भी होती है। ये लैटेराइट सॉइल का मुख्य तौर पर अगर हम देखें भारत में कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय के पठार में अगर हम देख सकते हैं इसको, पश्चिम और पूर्वी घाटों में, यानी भारत के तटवर्ती इलाके, मेघालय का पठार, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर
ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। तो जो हमारे पश्चिमी और पूर्वी घाट वाले इलाके हैं, ये वाले जो इलाके हैं भारत के, इन इलाकों में लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। भारत में कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र का तटवर्ती भाग हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, मेघालय, शिलोंग का पठार हुआ, वहाँ पर लेटेराइट है। लेटेराइट मिट्टी की भी विशेषता वही होती है, भीगने पर कोमल हो जाती है जबकि सूखने पर कठोर हो जाती है। अगर पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम और लोहा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लेटेराइट मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता होती है, तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके आज से लगा सकते हैं, लोहा और एल्यूमिनियम की क्या होती है, अधिकता होती है। किंतु वही बात है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, चूना और जैविक तत्वों की इसमें कमी होती है। मैंने बार बार बताया है, ये पॉइंट तो आप याद ही रख लेना, हर मिट्टी में बस पर्वतीय और पीट और जैविक मिट्टी में छोड़कर बाकी सब में यही लिख देना। इसके अलावा अगर बात करें हम, तो इसकी उर्वरता थोड़ी कम होती है, और उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सामान्य तौर पर जिप्सम जैसी और एनपीके जैसे उर्वरक इसमें डाल देते हैं। इसके अलावा कम उर्वरता के कारण अगर कृषि अगर देखें इसमें, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू की कृषि और कर्नाटक में इसमें कॉफ़ी की कृषि की जाती है, और मेघालय और अन्य इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में इसमें चाय की कृषि भी की जाती है। तो चाय, कॉफ़ी, काजू और विशेष प्रकार के मसालों की कृषि सामान्य तौर पर लेटेराइट मृदा में की जाती है। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट जो मृदा है हमारी, तो नेक्स्ट मृदा है पर्वतीय मिट्टी। अब आप नाम से ही समझ रहे हैं, पर्वतीय इलाकों में जो मिट्टी पाई जाती है वो पर्वतीय मिट्टी है। सामान्य तौर पर भारत के हिमालयी क्षेत्रों में या पश्चिमी और पूर्वी घाट वाले इलाकों में इस प्रकार की मिट्टी ज़्यादातर मिलती है। हिमालय, पश्चिमी पूर्वी घाट, देखिए यहाँ पर वो लिखा हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत के अन्य इलाकों में, पर्वत श्रेणियों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर इस मिट्टी को मैं बताऊं आपको, तो कुछ इस तरीके की ये मिट्टी है। आप पर्वतीय इलाकों में देखें तो इस तरीके से ये मिट्टी पाई जाती है, आप देख ही पा रहे हो। तो इस मिट्टी की और विशेषता देखें तो इस मिट्टी में पोषक तत्व क्या है, तो ह्यूमस बहुत ज़्यादा है, जीवाश्म तत्व हैं, आप समझ ही रहे होंगे। पर्वतों में क्या है, पेड़ पौधे, मृत जीव, सड़े गले मृत पदार्थ इसमें मिलते रहते, इसलिए ह्यूमस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन कम है, नाइट्रोजन कम है, फॉस्फोरस कम है। बाकी अन्य तत्वों में देखें तो फॉस्फोरस और चूना की देखिए कमी पाई जाती है, पोटास की भी कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, परंतु ह्यूमस ज़्यादा है, जीवाश्म तत्व ज़्यादा है, यही लिखा हुआ है। किस प्रकार की फसलों के लिए मिट्टी अच्छी है, तो चाय के लिए, कहवे के लिए, मसाले के लिए और फलों के उत्पादन के लिए ये मिट्टी बहुत अच्छी है। असम वाले इलाकों में देखें तो हमारे सीढ़ी नुमा कृषि के रूप में इसी प्रकार की मिट्टी में क्या की जाती है, चाय की कृषि की जाती है। असम के बागान इसी प्रकार की मिट्टी में फलते फूलते हैं। तो भारत में ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस तरीके से इसमें कृषि की जाती है, आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी, नाम से ही सार्थकता है क्या, मरुस्थलीय मिट्टी या डेजर्ट सॉइल। तो भारत में पश्चिम भाग, जो विशेष तौर पर राजस्थान के भाग हैं, अरावली का पश्चिमी जो भाग है, उसमें अगर आप देखोगे तो कौन सी मृदा पाई जाती है, डेजर्ट मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है नहीं बेटा। सामान्य तौर पर देखें इसका विस्तार तो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये बालू, ये जो मिट्टी है मुक्त, ये इसमें लिखा हुआ है ये बजरी युक्त है, ये मुक्त नहीं है, सॉरी, ये बजरी युक्त मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। यानी इसमें ग्रेविल है, सैंड्स है और विभिन्न प्रकार के क्ले या अलग अलग प्रकार की अगर बात करें कंकड़ पत्थर से युक्त ये मिट्टी होती है। सामान्य तौर पर बालू, बजरी, रेत इसमें ज़्यादा पाई जाती है, उतनी ज़्यादा उपजाऊ है नहीं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसमें मिलेट्स, बाजरा, ज्वार यानी मोटे अनाज, अब देखिए राजस्थान के क्षेत्रों में ज़्यादातर मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। जैसे अपन कहते हैं कि ज्वार, बाजरे की कृषि की जा रही है, तो सामान्य तौर पर जो मिलेट्स हैं, है ना, इसके अलावा बाजरा है, इसके अलावा ज्वार है, या जितने भी मोटे अनाज हैं राजस्थान में जो उगाए जाते हैं, वहाँ पर अगर देखें तो किस प्रकार की मिट्टी में ये कृषि की जाती है, मरुस्थलीय। लेकिन मैं बताऊँ आपको बेटा, ये मिट्टी उतनी ज़्यादा उपजाऊ है नहीं, तो इस मिट्टी में ज़्यादातर क्या है, पोषक तत्वों की कमी होने के कारण बहुत सारे पोषक तत्व डालकर इस प्रकार की कृषि वहां पर की जाती है। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जितनी मिट्टी पढ़ ली हमने, उन मिट्टियों से बहुत कम उपजाऊ है। राजस्थान या रेगिस्तान के भागों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट मिट्टी है लवड़ी या क्षारीय मिट्टी। नाम देखिए क्या है, सैलिन या एल्कलाइन सॉइल। क्या बोल रहे हैं अपन, सैलिन बोल रहे हैं या इसी को एल्कलाइन सॉइल बोल देते हैं। लवड़ी और क्षारीय मिट्टी, देखिए
अगर मैं बात करूं प्राकृतिक रूप से तो मिट्टियां सामान्य तौर पर अभी तक हमने जो पढ़ी वो सब प्राकृतिक हैं, लेकिन लवणीय और क्षारीय मिट्टी बेटा प्राकृतिक नहीं है, ये मैन मेड है, ये कृत्रिम है। इसको मानव ने अपने प्रयोग धर्मिता के माध्यम से बदल दिया है। यानी सामान्य मिट्टी तो हमें उपजाऊ मिल रही है, लेकिन मानव ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा कृषि कार्य करके, बहुत ज़्यादा सिंचाई के कार्य करके मिट्टी को कहीं ना कहीं चेंज कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मानव का ही योगदान है, इसमें कुछ भाग कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक रूप से भी ऐसे कुछ कारक इसमें आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, जिनसे इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ। जैसे मैं बताता हूं आपको, पंजाब और हरियाणा वाले इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की जाती है, इसीलिए यहाँ पर सिंचाई भी ज़्यादा की जाती है। और जब सिंचाई की जाती है तो मृदा को अधिकांश जब पानी दिया जाता है तो दिन के समय में पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, तो मृदा की ऊपरी परत में सॉल्ट की परत जम जाती है या लवणों की परत ऊपर की भागों में जम जाती है। तो ये सॉल्ट ही हैं जो सामान्य तौर पर मिट्टी को सैलिन बना देते हैं, लवणीय बना देते हैं। तो क्षार और लवण की परतें हमें सामान्य तौर पर अधिक सिंचाई के कारण से इस मिट्टी में दिखाई देती हैं, इसलिए ये मिट्टी का निर्माण हमने अधिकांश मृदा का उपयोग करने से, अधिकांश सिंचाई करने से निर्माण कर दिया है। इसके अलावा कच्छ की भूमि में या गुजरात के कुछ इलाकों में अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण भी इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी, आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र के इलाकों में शुष्क भागों में अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण इस प्रकार की मिट्टी में लवण और क्षारों की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए इसको लवणीय क्षारीय मिट्टी कहते हैं। इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दूसरे नंबर पर दिया गया है, इसको लोकल में खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके में रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर, चौपन या चौपान कहते हैं, आदि नामों से जाना जाता है। तो बिल्कुल याद रखना कि कौन कौन से इसके लोकल नाम है, कई बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से फसलों की कृषि की जाती है, तो चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि की कृषि की जाती है। कृषि तो सब कर सकते हैं, लेकिन कृषि करने के लिए चूना और जिप्सम इसमें डाला जाता है ताकि इसकी उपजाऊपन को बढ़ाया जाए। और फिर NPK उर्वरक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वाले उर्वरक तो हम डालते ही हैं। देखिए इस तरीके की मिट्टी होती है, ऐसे वाइट परत जम जाती है। इस तरीके से बहुत ज्यादा सिंचाई करते तो ऐसे वाइट परत जम जाती है। नेक्स्ट मिट्टी है जो अंत में पीट या दलदलीय मिट्टी। पीट या दलदलीय मिट्टी आप समझ ही रहे होंगे, इसका नाम ही है क्या, पैटी सॉइल या दलदल। दलदल में जो मिट्टी होती है, इस प्रकार की मिट्टी अधिकांश जल की अधिकता जिन क्षेत्रों में होती है, इस प्रकार की मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये सामान्य तौर पर मिट्टी अगर देखें, इसका रंग थोड़ा सा ब्लैक और ब्लू टाइप का होता है, नीला और काला का मिश्रण होती है मिट्टी। अधिकांश दलदली इलाकों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के कौन कौन से इलाके ऐसे हैं, तो तराई प्रदेशों में देख लें, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, कच्छकरण, सुंदरबन वाले क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा कुछ भाग अगर बात करें जो हमारे पश्चिम और पूर्वी घाट के जो तटवर्ती इलाके हैं, जहाँ पर ज़्यादा विशेष तौर पर नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं, वहाँ पर जो दलदलीय भूमि बन जाती है, वहाँ पर ये पैटी सॉइल या दलदली मिट्टी मिलती है। इसमें जीवाश्म की बहुत ज़्यादा अधिकता होती, इतनी ज़्यादा अधिकता होती है इसमें जीवाश्म की कि ये सामान्य तौर पर कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ हो जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य तत्वों की कमी तो है ही, लेकिन जीवाश्म बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन भारत में अगर देखें तो कुछ इलाकों में ये मिट्टी जो है अत्यधिक वर्षा और जलमग्न भूमि में पाई जाती है। काली मिट्टी, ये मिट्टी जो है काली, भारी और अत्यधिक अम्लीय, देखिए लिखा हुआ है, होती है। धान की कृषि की जाती है। देखिए केरल और अन्य डेल्टाई इलाकों में इसमें विभिन्न प्रकार के उर्वरक डालकर हम क्या कर सकते हैं, धान की कृषि इसमें कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, देखिए मैंने कह रहा हूँ केरल के इलाकों में इस प्रकार की मिट्टी में धान की कृषि कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमने आज देखा कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं, है ना, और भारत में इन मिट्टियों का क्लासिफिकेशन किस तरीके से ICAR ने 8 प्रकार से किया हुआ है। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो और ये वीडियो में कौन कौन से भाग हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सॉइल के ही अलग कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर आने वाला है, तो उसको भी देखिएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।